नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार हल्द्वानी पहुंचे बंशीधर भगत को बीजेपी कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने पारंपरिक छोलिया नृत्य और ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया। भाजपा कुमाऊं संभाग कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि प्राधिकरण को समाप्त करके सबसे पहले जनता को राहत देने का काम उनके द्वारा किया गया है और आने वाले समय में जनता के अनुरूप ही काम किया जाएगा। वहीं कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत का कहना है कि किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाया जा सके, इसको लेकर वह प्राथमिकता से काम करेंगे। बता देने से होने वाले काम का महत्व खत्म हो जाएगा। चौंका देने वाले निर्णय होंगे इस सरकार के। अभी जो मैंने प्राधिकरण का काम किया है माननीय मुख्यमंत्री की राय से, वो जनता की बेहद मांग थी, उसे पूरा किया है, आगे भी और अच्छा करेंगे। बता देने से होने वहीं नीलधारा चंडी टाप में पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी नीलाचल सरस्वती महाराज की छावनी में मेलाधिकारी दीपक रावत ने विधि विधान से भूमि पूजन और कलश पूजन, धर्म ध्वजा पूजन कर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ धर्म ध्वजा स्थापित किया। कुंभ मेलाधिकारी दीपक रावत ने कहा कि धर्म ध्वजा स्थापना और भूमि पूजन कर शुभ कार्य संपन्न हुए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी प्रार्थना है कि आने वाले मेले के लिए सभी कार्य ऐसे ही संपन्न हो। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएमओ हरिद्वार ने कहा कि ज्यादा संख्या वाली जगह पर कोरोना जांच बढ़ानी चाहिए, जिससे कोरोना की स्थिति का पता चल सके और समय समय पर सही व्यवस्थाएं की जाए। पूज्य शंकराचार्य जी की धर्म ध्वजा की स्थापना, भूमि पूजन और शुभ कार्य ये कुशल संपन्न हो और आने वाले मेले के लिए हमारे सभी कार्य ऐसे ही संपन्न हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आप सबसे अनुरोध भी करते हैं कि आप सबका सहयोग भी हमें इसमें मिले। सर, SOPs तो 1 से 30 तक लागू होंगी, उसका पूर्णतः पालन किया जाएगा और इसमें ऐसे क्षेत्र जहाँ पे कि थोड़ा ज़्यादा घनत्व है, ज़्यादा संख्या में लोग रह रहे हैं, वहाँ पे कल ही मैंने सीएमओ साहब से कहा है कि यहाँ पे टेस्टिंग हमें बढ़ानी चाहिए ताकि हमें पता चले कि क्या ट्रेंड इसका है, ताकि समय रहते ही जो भी स्टेप्स लिए जाने हैं। वहीं उधम सिंह नगर के सितारगंज में शिक्षा को बढ़ावा देते हुए विधायक सौरभ बहुगुणा ने लगभग 92 लाख की लागत से हाईटेक लाइब्रेरी का निर्माण कराया है, जिसमें लगभग 68 लाख रुपए लाइब्रेरी की बिल्डिंग पर खर्च किया गया है, जबकि बाकी रकम किताबों और फर्नीचर में खर्च किया जाएगा। विधायक सौरभ बहुगुणा ने लाइब्रेरी का उद्घाटन करते हुए लाइब्रेरी को राजकीय इंटर कॉलेज सितारगंज को सुपुर्द कर दिया है। इस दौरान भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता सहित स्थानीय लोग मौजूद रहे। इसके साथ ही सौरभ बहुगुणा ने कहा कि युवाओं के लिए क्षेत्र में लाइब्रेरी की जरूरत थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा युवा वर्ग भटक जाएगा और नशा जैसी गलत आदतों का शिकार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि हम युवाओं को गलत क्षेत्र में जाने से रोकें। तो आपको बता दें कि उधम सिंह नगर के सितारगंज में शिक्षा को बढ़ावा देते हुए विधायक सौरभ बहुगुणा ने लगभग 92 लाख रुपए की लागत से हाईटेक लाइब्रेरी का निर्माण कराया है, जिसमें करीब 68 लाख रुपए लाइब्रेरी की बिल्डिंग पर खर्च किया गया है, जबकि बाकी रकम किताबों और फर्नीचर में खर्च किया जाएगा।
विधायक सौरभ बहुगुणा ने लाइब्रेरी का उद्घाटन करते हुए लाइब्रेरी को राजकीय इंटर कॉलेज सितारगंज के सुपुर्द कर दिया है। इस दौरान भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता सहित स्थानीय लोग मौजूद रहे। इसके साथ ही सौरभ ने कहा कि युवाओं के लिए क्षेत्र में लाइब्रेरी की जरूरत थी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा युवा वर्ग भटक जाएगा और नशा जैसी गलत आदतों का शिकार हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि हम युवाओं को गलत क्षेत्र में जाने से रोकें। 90 लाख रुपए का एक लाइब्रेरी, हाईटेक लाइब्रेरी सितारगंज में बनवाई गई है, जिसमें से 68 लाख रुपए बिल्डिंग के लिए है। बाकी का शेष पैसा जो है वो फर्नीचर और किताबों के लिए आएगा। ये बिल्डिंग हैंड ओवर करी जाएगी इंटर कॉलेज को, और इंटर कॉलेज की फिर आगे देखरेख इंटर कॉलेज की रहेगी। यहाँ पर 90 लाख रुपए का एक लाइब्रेरी, हाईटेक लाइब्रेरी सितारगंज में बनवाई गई है, जिसमें से 68 लाख रुपए बिल्डिंग के लिए है। बाकी का शेष पैसा जो है वो फर्नीचर और किताबों के लिए आएगा। ये बिल्डिंग हैंड ओवर करी जाएगी इंटर कॉलेज को, और इंटर कॉलेज की फिर आगे देखरेख इंटर कॉलेज की रहेगी। यहाँ पर वहीं धर्म नगरी हरिद्वार में लगे महाकुंभ में आस्था का अलग ही रंग दिखाई दे रहा है। देश विदेश से बड़ी तादाद में श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं। तो वहीं हरिद्वार की भूमि पर एक ऐसे भी साधु दिखाई दिए जो पिछले 25 सालों से मौन धारण किए हुए खड़े हैं। आपको बता दें कि हठ योगी खडेश्वरी महाराज मानवता के कल्याण के लिए पिछले 25 सालों से अपने पैरों पर खड़े हैं और खड़े खड़े ही अपने दैनिक जीवन की सारी क्रियाएं करते हैं। बता दें कि खडेश्वरी महाराज का असली नाम विद्यागिरी महाराज है, लेकिन अपने इस हठ योग के कारण खडेश्वरी महाराज के नाम से विख्यात हो गए हैं वो। तो आपको तस्वीरें हम उत्तराखंड के हरिद्वार की दिखा रहे हैं, जहां महाकुंभ लगा हुआ है और यहां पर आस्था का अलग ही रंग दिखाई दे रहा है। बता दें कि खडेश्वरी महाराज ने हरिद्वार महाकुंभ मेले की शुरुआत में ही बैरागी कैंप स्थित शिव मंदिर के पास अपनी कुटिया बनाई है और इसी कुटिया में ये दिन रात केवल खड़े ही रहते हैं। ये खडेश्वरी महाराज जी हैं ये, और ये हठ योग में आता है। जैसे ऊर्ध्वभाव हुए या फिर कोई अग्नि तपस्या हुई, उस ऐसे ही ये खडेश्वरी तपस्या इन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी है। जब तक इनकी यानी कि जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं होंगी, जब तक ये खड़े रहेंगे। लगभग इनको 25 साल हो गए हैं खड़े हुए, और ये लगभग 25 साल से ही क्या नाम है ये मौन व्रत भी धारण किए हैं, बोलते नहीं हैं ये। वहीं शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को उनके 91वें बलिदान दिवस पर याद किया गया है। डोईवाला में भगत सिंह चौक, चांदमारी और डोईवाला नगर चौक पर श्रद्धांजलि देकर याद किया गया उनको। सरदार भगत सिंह चौक पर गुरु नानक वेलफेयर सोसाइटी के तमाम सदस्यों ने कहा कि जहां सरदार भगत सिंह की शहादत को नमन करते हुए उनको याद किया, तो वहीं नगर चौक पर भी संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम पदाधिकारियों ने शहीद भगत सिंह को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मैं आज तो सब बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने अपने जो हमारे इतनी संख्या पर यहाँ पर जो शहीद भगत सिंह जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुँचे हैं। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ सरदार भगत सिंह जी को, उनके परिवार को, जिन्होंने देश के लिए अपनी आहुति दी। मैंने अभी यही कहा कि जहाँ पर आप बताओगे हम एक स्मारक बना देंगे, इनकी अच्छी बढ़िया मूर्ति, और एक आगे बोर्ड लगवा देंगे शहीद भगत सिंह स्मारक मार्ग, इस रोड का नाम। वहीं डोईवाला के एक युवक ने ऑल इंडिया स्ट्रॉन्ग मैन चैंपियनशिप जीतकर डोईवाला का ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। डोईवाला विधानसभा के शेरगढ़ में रहने वाले मनप्रीत सिंह ने झारखंड के जमशेदपुर में हुई ऑल इंडिया सीनियर नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट में पहला स्थान प्राप्त किया है, जिससे डोईवाला में खुशी की लहर है। चैंपियनशिप जीतने के बाद मनप्रीत सिंह ने जैसे ही डोईवाला में प्रवेश किया तो उनके साथियों ने उनका स्वागत ढोल नगाड़ों के साथ और फूल मालाओं के साथ किया और जुलूस के रूप में लोगों ने उनका अभिवादन किया। इस दौरान देश की तिरंगे के साथ साथ किसान यूनियन का झंडा भी लहराता हुआ गाड़ियों में दिखाई दिया।
ये कामयाबी के पीछे मेरे गुरुजी हैं जो मिस्टर इंडिया रह चुके हैं 2013 में, मिस्टर तेजिंदर सिंह जी, उन्होंने मुझे तैयार किया है। और इस कामयाबी के पीछे सबसे पहले उनका हक और दूसरे नंबर पे मेरी फैमिली, जिन्होंने मुझे सपोर्ट करा, मेरे लिए डाइट वाइट बनाते हैं। सरकार से तो बस एक ही अपेक्षा है भाजी, क्योंकि मैं पहले भी नॉर्थ इंडिया भी गोल्ड मारा है, मैंने इंडिया लेवल पे भी गोल्ड आ गया है, उसके बाद फिर मेरा वैसे अपने स्टेट उत्तराखंड से भी मेरे गोल्ड हैं। बस सरकार से एक ही अपेक्षा है कि अगर मदद मिले सरकार से तो मुझे नौकरी की अपेक्षा है, नौकरी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। उधम सिंह नगर के जवाहर नगर ग्राम के रहने वाले लोगों ने जिला मुख्यालय रुद्रपुर स्थित कलेक्ट्रेट पहुंचकर जवाहर नगर को ग्राम सभा से नगर पंचायत में जोड़ने के मामले में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर आपत्ति दर्ज कराई है। लोगों का कहना है कि उनको ग्राम सभा में जो सुविधाएं मिल रही हैं वो नगर पंचायत में शामिल होने के बाद नहीं मिल सकेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे पहले जिस भी ग्राम सभा को नगर पंचायत या नगर निगम में शामिल किया गया है उसमें कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, लेकिन ग्राम सभा में होते हुए ग्राम में विकास कार्य होते हैं और गांव वालों को कोई दिक्कत भी नहीं आती है। लेकिन नगर पंचायत में शामिल होने के बाद गांव के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जवाहर नगर के लोगों ने जिला मुख्यालय रुद्रपुर पहुंचकर जवाहर नगर को ग्राम सभा से नगर पंचायत में शामिल ना करने की बात कही है। नगर पंचायत उसमें शामिल करने के ये शासन की नीति चल रही है। शासन की है, ये व्यक्तिगत किसी राजनेता की ये पॉलिसी चल रही है। व्यक्तिगत मैं नाम नहीं लूँगा, ये सब जानते हैं, ये हमारे गांव वाले भी जानते हैं और सब जानते हैं। उनका उद्देश्य ये है कि जो नगला में जो अवैध बसे हुए हैं उनको वैध करार हो जाएगा। अगर उसको नगर पंचायत अगर बन जाएगी तो वो सब वैध हो जाएंगे और वो नगला जो है वो। टेरी में तहसीलदार और नायब तहसीलदार का काम प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपने का राजस्व संघ ने विरोध किया है। आपको बता दें कि विरोध करते हुए पर्वतीय राजस्व निरीक्षक, राजस्व उप निरीक्षक और राजस्व सेवक संघ मुख्यालय की तहसील पर 2 दिवसीय धरना दिया गया और इसके साथ ही जिले की अन्य तहसीलों में भी धरना दिया जा रहा है। बताते चलें कि राजस्व संघ ने डीएम को पत्र सौंपा और इस पत्र में कहा गया है कि कार्यालयों से संबंधित न्यायिक कामों को छोड़कर केवल नित्य प्रति के कार्य संपादित करवाए जाएं। बताया जा रहा है कि इसके विरोध में भूलेख कर्मचारी संवर्ग 2 दिन की हड़ताल पर जाने को मजबूर हैं और साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर आदेश वापस नहीं हुआ तो 1 अप्रैल से काम बंद करके हड़ताल शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल 2 दिन की हड़ताल पर भूलेख कर्मचारी बैठे हुए हैं। उत्तराखंड भूलेख संवर्गीय कर्मचारी महासंघ के जो भी घटक दल हैं, राजस्व परिषद द्वारा एक आदेश जारी किया गया है जिसके विरोध में हम धरना प्रदर्शन पे हैं। और हमारी मुख्य मांग ये है कि जो राजस्व विभाग मिनिस्टर संवर्ग के जो कार्मिक हैं उनको बैकडोर से नित्य प्रति कार्यों के बजाय आदेश पारित करना, जो आदेश सीआरसी द्वारा दिया गया है उसका विरोध करना हमारा उद्देश्य है। उत्तराखंड भूलेख संवर्गीय कर्मचारी। वहीं देहरादून के विकास नगर में स्थित लोहारी गांव यमुना नदी पर बन रहे 120 मेगावाट क्षमता की 82 परियोजना में जल समाधि ले लेगा। लोहारी गांव लोगों ने कुछ दिनों पहले ही पूर्व प्रदेश मुख्यमंत्री के विकास नगर आगमन पर विधायक विकास नगर मुन्ना सिंह चौहान के माध्यम से तत्कालीन मुख्यमंत्री से पूरे लोहारी गांव को विकास नगर रेशम फॉर्म की भूमि पर विस्थापित किए जाने की मांग उठाई थी, जिस पर प्रदेश मुख्यमंत्री ने अपनी सहमति जताई, जिसके तहत अब लोहारी गांव के लोगों को विकास नगर के रेशम फॉर्म की भूमि पर विस्थापित किया जाएगा, जिसको लेकर लोहारी गांव के लोग अब बेहद खुश हैं। मौजूद हूँ लोहारी गांव में। यहाँ से कुछ ही दूरी पर आपको मैं बता दूं कि एक जल विद्युत परियोजना 82 जल विद्युत परियोजना बनकर तैयार हो गई है और कुछ ही दिनों के बाद
ये गांव जो है जलमग्न होने वाला है। इसी गांव के हमारे साथी एक हमारे साथ मौजूद हैं, आप इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आप भाई साहब ये बताइए, ये गांव जो है कुछ दिनों बाद जलमग्न होने वाला है, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? हमको बहुत ही दुख होता है जब हम बार बार सोचते हैं चीज़ को कि हमारा गांव कुछ दिनों बाद यहाँ से विस्थापन हो जाएगा और जलमग्न हो जाएगा। हमें अपने गांव को उठने में एक अजब सी दुख होता है कि हमारी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। सचमुच इस गांव के लोगों को बड़ा दुख है इस बात का कि हमारा गांव जलमग्न हो रहा है। अब देखना यह है कि सरकार इन गांव वालों की कितनी मदद करती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लोकमंच न्यूज़ से कजम्पर खान की ये रिपोर्ट मौजूद। वहीं देहरादून के विकास नगर में उप जिलाधिकारी ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की है। उप जिलाधिकारी विकास नगर और जिला खनन अधिकारी की संयुक्त टीम ने छापेमार कार्रवाई कर भारी मात्रा में अवैध रूप से खनन कर इकट्ठा किए गए खनिज को जब्त कर लिया है। मामले की जानकारी देते हुए उप जिलाधिकारी ने कहा कि उन्हें सूचना मिली थी कि पुल नंबर 1 के पास कुछ लोग UGBNL की जमीन पर यमुना नदी में अवैध खनन कर रेत इकट्ठा कर रहे हैं, जिसके बाद खनिज अधिकारियों ने एक साथ छापा मारकर रेत को कब्जे में ले लिया है। हालांकि अवैध तरीके से किसने रेत इकट्ठा की थी, इस बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली है। पॉइंट्स में हम अभी चेकिंग करेंगे और भी आगे हैं, तो सभी को जब्त करके और अपनी सुपुर्दगी में लेके फिर इसको हम नीलामी के लिए लगाएंगे और ये अवैध भंडारण पे हम इसी तरह आगे भी कार्रवाई कर रहे हैं। पॉइंट्स में हम अभी चेकिंग करेंगे और भी आगे हैं, तो सभी को जब्त करके और अपनी सुपुर्दगी में लेके फिर इसको हम नीलामी के लिए लगाएंगे और ये अवैध भंडारण पे हम इसी तरह आगे भी कार्रवाई कर रहे हैं। पॉइंट्स में हम अभी चेकिंग करेंगे। और जैसे जैसे गर्मी का सीजन शुरू हो रहा है, वैसे वैसे डोईवाला क्षेत्र में पानी की समस्या बढ़ने लगी है। डोईवाला के धर्मचूक गांव में पिछले कई महीनों से पानी की समस्या से लोग परेशान हैं, जबकि गत वर्ष 3 करोड़ की लागत से ट्यूबवेल और पानी के टैंक और नई पाइपलाइन का निर्माण कराया गया था, लेकिन जल संस्थान ने और उनके अधिकारियों की लापरवाही के चलते लोगों को भरपूर मात्रा में पानी नहीं मिल रहा है। नलों में आ रहा पानी नाम मात्र है, जिसकी वजह से परेशान लोग कई बार जल संसाधन के अधिकारियों से समस्या के निदान की गुहार लगा चुके हैं और दूर दराज से लोग फिलहाल पानी लाने के लिए मजबूर हैं। क्या है पानी की, पानी तो अब मिल ही नहीं पा रहा। इतने काम होते हैं महिला के, क्या करें, नहाना धोना भी है, बच्चों को भी, डंगरों को भी, सबको देखना है, पर पानी तो है ही नहीं है। हेडपम्प से ला रहे। ये काफ़ी समय से लगा लो 1 वर्ष से जो है पानी की समस्या हो रही है, जो कि यहाँ 50 मीटर पे अभी जो है एक 6 महीने पहले टंकी का हुआ ट्यूबवेल भी है, 50 मीटर पे टंकी है और 100 मीटर पे ट्यूबवेल है। यहाँ पानी नहीं मिल पा रहा है, बूंद बूंद पानी मिल पा रहा है। पानी की इतनी समस्या है कि लोग जो है टैंकरों से, हेडपम्पों से पानी भर के अपनी डंगरों को अपनी व्यवस्था करें पानी की। खबर लक्सर से है, जहां बागवानी करने वाले किसानों के आम के पेड़ों पर बम्पर बौर आया है, जिससे कयास लगाए जा रहे थे कि किसानों को इस बार अच्छा मुनाफा मिल सकता था, लेकिन अचानक पेड़ों पर चेपा रोग लगने और बदले में मौसम की मार ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। तो वहीं अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि मौसम की मार से इस बार आम के उत्पादन में गिरावट आ सकती है। आपको बता दें कि इस साल हरिद्वार जिले में करीब 6000 हेक्टेयर भूमि पर आम के बाग लगे हैं, जिनसे 30,000 मैट्रिक टन आम का उत्पादन होने की उम्मीद थी, लेकिन अब आम के बौर में झोंका रोग और चैपा कीट लगना शुरू हो गया है, जिससे बागवानी करने वाले किसानों की परेशानियां बढ़ गई हैं। तो आपको बता दें कि आम के उत्पादन में कमी की आशंका अब जताई जा रही है।
आम के भौरों में जो पहले बहुत बढ़िया हुआ करते थे वो अब कीटनाशक के चपेट में आ गए हैं। आपको बता दें कि अचानक पेड़ों पर चेपा रोग लगने और बदले में मौसम की मार ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। तो वहीं अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि मौसम की मार से इस बार आम के उत्पादन में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि इस साल हरिद्वार जिले में करीब 6000 हेक्टेयर भूमि पर आम के बाग लगाए गए हैं, वहाँ मौजूद हैं, जिनसे 30,000 मैट्रिक टन आम के उत्पादन के उम्मीद थी। लेकिन अब आम के बौर में झोंका रोग और चेपा कीट लगना शुरू हो गया है, जिससे बागवानी करने वाले किसानों की परेशानियां, मुसीबतें बढ़ गई हैं। सितारगंज में अखिल भारतीय किसान सभा ने शहीद दिवस मनाया। किसानों ने पगड़ी संभाल जट्टा का नारा दिया और शहीद भगत सिंह के विचारों पर चलने का संकल्प लिया। किसान नेताओं ने कहा कि किसान परेशान है और सरकार है कि किसानों को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरे देश का किसान दिल्ली में 4 महीने से आंदोलनरत है, लेकिन सरकार ने किसानों के ऊपर किसान विरोधी 3 काले कानून थोप दिए हैं। साथ ही किसानों ने मांग की है कि गेहूं खरीदने के लिए क्षेत्र में सरकारी कांटे लगाए और किसानों का गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाए। प्रत्येक गेहूं क्रय केंद्र पर 1000 कुंतल प्रतिदिन किसानों का गेहूं तोला जाए। तो किसानों ने मांग की है कि प्रत्येक सेंटर पर 1000 कुंटल गेहूं रोज उसका तौल किया जाए। युवा लोग मिलकर इस भगत सिंह की दी हुई प्रेरणा को आगे किस तरीके से हमने उनकी विरासत को बढ़ाना है, उसके लिए हम सभी यहाँ आज उनको श्रद्धा की फूल अर्पित कर रहे हैं और आगे भी उनके दिए हुए मार्गों पर चलकर हम देश में किस तरीके से कुरीतियाँ और गलत जो लोगों के साथ व्यवहार और हर आदमी को बराबरी का हक किस तरीके से मिले और हमारा देश किस तरीके से एक दुनिया सोने की चिड़िया बन सके, उसी लिए हम आगे बढ़कर आज। वहीं दिल्ली के तिलक नगर थाने में ठगी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिस पर अचानक यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यह है सच। एक पढ़ी लिखी महिला ने अमूल कंपनी के नाम पर कई लोगों को लाखों का चूना लगा दिया है। यह शातिर ठग पहले तो अपने पढ़े लिखे होने का फायदा उठाती है, बड़े बड़े पार्टियों में लोगों से मिलती जुलती है और फिर अपने भरोसे में लेकर उसे ठग लेती है। आमतौर पर लोग इसकी शिकायत पुलिस से नहीं करते हैं, लेकिन इस बार इस शातिर महिला का शिकार एक वकील बने हैं, जिन्होंने तिलक नगर थाने में ठग महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। महिला ने अमूल कंपनी के एक बड़े अधिकारी का परिचय देकर उस कंपनी से बड़े ऑर्डर दिलाने के नाम पर ठगी की है। उससे पहले महिला ने बाकायदा कंपनी के साथ करार पर दस्तखत किए और जब उसके अकाउंट में 12 लाख रुपए आ गए तब उसने आनाकानी शुरू कर दी और आखिरकार पैसे लेकर चंपत हो गई। फिलहाल दिल्ली पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन महिला आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।